बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, आज के जो हमारे सबसे बड़े और अहम टॉपिक्स हैं, जो सबसे बड़े अहम 3 सवाल हैं, वो कुछ यूँ हैं। सवाल नंबर एक जो एक्सपर्ट्स के लिए है वो ये है कि मुल्की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। क्या आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI इंतखाबी मैदान में नजर आएंगे? इसी के साथ हमारा जो दूसरा बड़ा सवाल होगा हमारे एक्सपर्ट्स के लिए वो ये है कि आवाम पर महंगाई का बोझ, जाती हुकूमत ने अरकान असम्बली पर 61 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स निशावर कर दिए। सवाल ये होगा, गैर मकबूल फैसलों पर इलेक्शन में इत्तेहादी जमातों को वोट मिलेंगे? आज का हमारा तीसरा बड़ा सवाल, वजीर आजम ने मुआशी तबाही का मलबा गुज़श्ता हुकूमत पर डाला, क्या मुआशी बहरान के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? तो सबसे पहले हम जो आज का हमारा सबसे पहला और बड़ा सवाल है उस पर बात करेंगे कि क्या आइंदा इलेक्शन में नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI इंतखाबी मैदान में नजर आएंगे या नहीं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत मरहला कुन फैसले में दाखिल हो गई है और सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत ने मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बलियाँ तोड़ने पर गौर शुरू कर दिया है। इत्तेहादी हुकूमत की 2 बड़ी जमातों ने इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया। नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गो कि अभी तक नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख सामने नहीं आई, लेकिन कारकुनों को हिदायत कर दी गई है कि आप तैयार रहें, किसी भी वक्त लीगी कायद की वापसी का अब ऐलान किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ चेयरमैन PTI हैं जिनकी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुश्किलात के बावजूद वो ये दावा कर कि तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में हर सूरत कामयाबी हासिल करेगी। नाज़रीन, लीगी कायद नवाज शरीफ अदालती मुजरिम है, उन्हें सज़ा हो चुकी है, वापसी पर उन्हें जेल जाना पड़ेगा और इलेक्शन लड़ने से पहले उन्हें अपने केसेस ख़त्म करवाने पड़ेंगे। चेयरमैन PTI के भी मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समात हैं और उन पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। गिरफ्तारी के खदशात भी उनके सामने हैं। इसी मुनासबत से आज का जो पहला सवाल है वो यही रखेंगे कि इलेक्शन से पहले लीगी कायद नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI दोनों मुश्किल में है। क्या आइंदा इलेक्शन में दोनों साबिक वज़ीर आज़म इंतखाबी मैदान में नजर आ सकते हैं या नहीं? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब चूँकि अगले चंद दिनों में इंतखाबी माहौल जो है वो सजने वाला है। अब नवाज शरीफ की वापसी ताहाल ताखीर का शिकार है। जाहिर है बहुत से उनके मामलात, वापसी पर जेल भी जाना पड़ेगा। चेयरमैन PTI की अगर बात करें तो उनके साथ भी यही मामलात हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब आप क्या देखते हैं, आइंदा इलेक्शन में दोनों साबिक वज़ीर आज़म आपके ख्याल में इंतखाबी मैदान में नजर आएंगे? देखें, दुआ बात से कि इलेक्शन टेम्परेचर तो बिल्कुल हायर होना भी चाहिए। जब इलेक्शन आ रहे होते हैं, 3-4 महीने रह जाती हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्शन कैंपेन है, मैनिफेस्टोज़ हैं, स्लोगन्स हैं, सब शुरू हो जाएगा। बड़ा ही फील के मियाँ नवाज शरीफ साहब जितना लेट करेंगे वो उनके लिए नुकसानदेह है। ही विल हैव लेस टाइम टू कैंपेन फॉर हिज इलेक्शन और लोगों को कन्विंस कर सके कि 4 साल वो क्यों बाहर रह के आए हैं, क्या वजह थी, इतना अर्सा इलाज के लिए गए, कैन ही जस्टिफाई टू द पीपल अपनी पार्टी के लोगों को, और पार्टी के अलावा जो उन्होंने और लोगों को अट्रैक्ट करा इलेक्शन जीतने के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उनको क्या ये कन्विंस कर सकेंगे कि जी मैं किस वजह से, मेरे कोई कोजेंट रीज़न से जिसकी वजह से मैंने यहाँ तक, वो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जल्दी आएँ, पेश करें ट्रायल को, जो 1-2 हफ्ते का होगा मैक्सिमम। मेरे ख्याल में हुकूमत आपकी है, सब कुछ आपकी पूरी टीम तैयार बैठी हुई है, तो वो मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो PTI चेयरमैन की बात है, आई फाइंड डिफ़िकल्टी फॉर हिम, और उनके लिए मेरे ख्याल में जो अभी 2-3 केसेज हैं वो बड़े ओपन और शट केसेज हैं। लगता यही कि उसमें सदा होगी, अगर सदा होगी तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड, और डिस्क्वालीफाइड होंगे तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी और ईजी फील्ड होगा। बट विक्टिम कार्ड कैन गो टू PTI। अगर PTI डिफेंड नहीं होती है तो उनके लिए कार्ड जाएगा, और डिपेंड करता है कि इस वक्त किस स्टेज पे होता है। मुझे यही लगता है कि जो ज़्यादा चांसेस हैं नवाज शरीफ के, वो तो सितंबर के मिडल के बाद आएंगे, जब काजी फायद ईसा साहब आ जाएंगे। उसी अराउंड ही जो है ये इनको PTI चेयरमैन को शायद सदा वगैरह भी और डिस्क्वालीफाई हो। देखना ये, इट इज़ वेरी गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम। देखना ये कि अवाम इसको सोच समझ के वोट देते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ टाइम कि मीडिया को चाहिए कि सबको ला के TV का मुनाजरा कराएं, सो देखें कि अवाम के किसको सेलेक्ट करता है और उसके बाद करें। बट टाइम सो फार मियाँ साहब विल बी हियर, लगता है कि PTI चेयरमैन विल बी डिस्क्वालीफाइड। सही जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, ये मुनाजरे की बात भी कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, दोनों साबिक वज़ीर आज़म हैं,
अब इंतखाबी मैदान में नज़र आएंगे आपको नवाज शरीफ साहब? जिस तरह बातें तो सुनते हैं, आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख का फैसला नहीं हो पाया उनका भी। देखें, जैसे आपने कहा कि मुजरिम है और जेल जा सकते हैं, तो जेल तो वो मेरे साहब में नहीं जाएंगे, क्योंकि शर्जील मेमन हो, आफ्ताब शेरपाओ हों और हालिया इसहाक डार हों, सब लोगों को अदालतों ने सबको वो जो राहदारी ज़मानत होती है वो दी हुई थी और वो आके पेश हुए थे। और यही कुछ केस नवाज शरीफ के साथ होगा। वो धड़ल्ले से आएंगे और इस्तकबाल भी होगा और उसके बाद वो अदालत में पेश होंगे। तो सज़ाएँ या मफरूर करने का जो काम उनका हुआ है वो इसलिए हुआ कि वो गैर हाजिर हुए। और मरीम नवाज़ की बरियत हो चुकी भी है जिस मेन केस में, उसमें नवाज शरीफ की एक दो पेशियों से कि उसकी केस नहीं है। और जिस तरीके से अदालतों ने नैब के केसेस में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस वक्त से लेके और आज तक PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों को 2-2, 2.5 साल के बाद ज़मानतें दी, और जो काम हुआ था वो अब जब PTI के लिए हुआ है तो वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। चाहे नए लॉ की बात करें या कुछ भी हो, कि आने वाले खुफिया ज़ाहिरी सब केसेस में ज़मानतें, तो वो बड़ा इशू नहीं है कि उनकी ज़मानत ना हो। मुझे नवाज शरीफ पाकिस्तान में बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने ना लड़ने का फैसला वो खुद करेंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए वो अहल ज़रूर हो जाएंगे। और खान साहब का बिल्कुल क्लियर बात है कि वो जो तोशा खाना है उसमें वो नाअहल वन टाइम मियाँ वाली की सीट से हो चुके हैं और वो उसके ऊपर स्टे नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ इलेक्शन को स्टे किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उनकी नाअहली को नहीं किया। अब है उसके अंदर गलत बयान हल्फी जो 62(1)(f) पे जाएगा P के बाद, कि जिसके अंदर अब नए लॉ में जिसे स्टे नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 5 साल की नाअहली है और 3 साल की कैद है। वो चाहे एक दिन की हो या कुछ हो तो 5 साल की नाअहली उसके बाद नए सिरे से शुरू हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि उनके लिए बहुत मुश्किलात का केस है। उनकी इद्दत वाला केस आज दोबारा हो गया है और उसमें नोटिस भी इशू हो गए हैं। उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है जज ने कि और इतलात। अच्छा, अब आप कहें कि जी नवाज शरीफ की आमद पे ज़ाहिर है इस्तकबाल तो उनकी पार्टी ने करना है और वो तैयारियां हैं। और ये जो लोगों के जहन में, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, उनके भाई की हुकूमत है, उन्हें आ जाना चाहिए। ये फैसला, चूंकि बहुत सारे लोग उनकी वो जमानत के 50 रुपए का वो लेके खड़े हो जाते हैं, तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ कि जब भिजवाया गया था वो उड़न खटोले के हवाले से थी बात, बीमारी शुमारी की कोई कहानी नहीं। ना उनको अपने वोटर को कन्विंस करने में अपने सपोर्टर को मुश्किल आएगी। ये उनके लिए जरूर मुश्किल होगी जिनको इनका जाना भी हजम नहीं हुआ था, उनका आना भी हजम नहीं होगा। प्रॉब्लम है उनके लिए, उनके मैदे में उल्टियां पड़ रही हैं, आते खिंच रही हैं कि ये होगा क्या, क्योंकि निकाला तो इसलिए गया था 99 में भी और अब भी कि भाई ये तो दोबारा नाम ही नहीं लेगा। तो सियासत है, सियासत में रहने का खान साहब भी ट्राई पूरी कर रहे हैं इस दफा, नहीं तो अगली दफा सही। ठीक जी, अयाज साहब। दुआ पहले तो आपको मुबारक हो जी। किस बात? कायद जेल नहीं जा रहे। अच्छा। ये क्योंकि आपको भी तशवीश थी इस हवाले से बड़ी, तो एक तो ये इतने बड़े कायद हैं तो कायद की तशवीश तो होनी चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। वो मैं आपकी तशवीश को समझ सकता हूँ, ठीक, और उसको महसूस भी कर सकता हूँ जी। बाकी वो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे बड़ी लेट हो गए, नवाज शरीफ साहब आके कायल करे। ब्रिगेडियर साहब, कायद भी कभी लेट हुए हैं? कायद हमेशा टाइम पे आते हैं। वो जब मुशर्रफ साहब से 10 साल जलावतनी का मुआहदा करके गए थे, जो कि पता ही नहीं जब तक वो वापस आके अदालत में पेश नहीं हुए, तो तब भी लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। अब तो खैर इशू कोई नहीं है ना, अब तो सिर्फ ये है कि बीमारी का एक बहाना करके गए थे वो उड़न खटोले पे, तो वो तो उनका कसूर तो नहीं है ना उसमें। उनका तो जाहिर है वो जेल में नहीं रहना चाह रहे, दिया कि चलो जी ठीक है, कायद को मुनासिब वक्त पे वापस ले आएंगे तो वो आ जाएंगे। हाँ, इमरान खान साहब के तो अब हालात ये है ना कि जो केसेस पहले वो नाकाबिल समात थे वो अब समात के काबिल करार दिए जा रहे हैं। तो जाहिर है जब वो समात के काबिल हो गए हैं तो फिर वो तो इस काबिल मुझे नजर नहीं आ रहे कि वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे। फिर आप इन दोनों का देख रही हैं कि मैदान में नजर आएंगे या नहीं। पहले तो मैदान ही नहीं नजर आ रहा मुझे। अच्छा। वो बहुत दूर लग रहा मुझे, वो अभी बहुत हनूज दिल्ली दूरस्त, बहुत टाइम। आपको लगता है निगरान सेटअप जो है वो संभालेगा सब? बज़ाहिर तो इसी तरह लग रहा है नवाज शरीफ साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जब भी आएंगे वो लेट नहीं होंगे, वो बिल्कुल टाइम पे होंगे, क्योंकि बड़ी तवील मौका मिलेगा कायद को इसमें इंतखाबी मुहिम चलाने का। बहुत आराम से, सुकून से इतना टाइम होगा कि वो ब्रिगेडियर साहब को भी एट द एंड कायल कर लें कि नहीं, ब्रिगेडियर साहब भी वोट देने जा रहे हों कायद को, इसलिए वो तो टेंशन आप भूल जाएं। हाँ, अलबत्ता इमरान खान नजर नहीं आ रहे मुझे इलेक्शन में, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जहन में रखिए
ये वतन अजीज है। वतन अजीज में तो चीजें चेंज होने में पता ही नहीं चलता, 24 घंटे में चेंज हो जाया करती हैं। सही। लेकिन जाहिर है हम तो जो तज्जिया करते हैं वो आज के हालात के मुताबिक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक इत्तला ये भी है कि कायद शायद आम इंतखाबात में हिस्सा ना ले रहे हों, अच्छा, वो कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़के फिर आ जाए, किसी और को मौका दे दें, पहले वो चलें, वो एक प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा वो मज़ा ले ले और उसके बाद फिर उसको हटा के और उसके बाद वो कायद आ जाएं। और उसके बाद फिर आपको पता है वो मरियम औरंगज़ेब आज भी कह रही थी कि एक ही बंदा है जो बेरोजगारी भी खत्म कर देगा, महंगाई भी मुल्क को खत्म कर संभाल देगा, लेगा। हर चीज ठीक कर देगा। सर फिर इसके आप तो बड़े खुश होते होंगे मैं कि आपके बहुत खुश कायद हूं पर जब मेरे कायद सब कुछ कर देंगे इतने आके। क्रेडिट्स हैं आपके तो कायद बस के। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। सही है। तो फैसल आप भी शुक्र अदा करें हमारा। सर मैंने तो कायद कहा ही नहीं, आपके कायद है। फैसल साहब, देखिए आपके सवाल के दो पहलू हैं, जी जी, एक नवाज शरीफ साहब और एक इमरान खान साहब। नवाज शरीफ साहब की तो अपनी हुकूमत है, हम मान लेते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई होगी तो वो अपनी हुकूमत में तो वापस आ जाएं। अगर वो ये समझते हैं कि वो इस हुकूमत में भी उनको इंसाफ नहीं मिल सकता जिनकी हुकूमत है और इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं है, तो फिर एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। तो ये जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ साहब की और उनकी पार्टी की है कि वो जब वो अपने कायद को इंसाफ बकौल उनके, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, हमें नहीं पता हुई है नहीं हुई है, हम तो समझ रहे थे बीमारी के इलाज के लिए गए, लेकिन अगर ज्यादती हुई है तो ये तो फिर अपनी हुकूमत में भी अगर वो अपने पार्टी के कायद के साथ ज्यादती का अदाला नहीं कर सकते तो इस मुल्क में एक आम आदमी को क्या क्या भुगतना पड़ रहा होगा। सही। बहरहाल आपके सवाल का दूसरा हिस्सा इमरान खान है। मुझे तो इस बात पे हैरत है कि ये सवाल आपने पूछा कैसे। हमें तो रियासत ने बताया है कि कहना चाह रहे हैं आपकी जुर्रत कैसे हुई है जुर्रत सवाल कैसे पूछने हुई? की? माजरत सर, नहीं माजरत ये भी बताएं ये जरूरत हुई है ना। मैं रियासत हमें तो रियासत ने बताया है कि इमरान खान साहब जो है वो रियासत पर हमला आवर के मुर्तकिब हुए हैं। हमें रियासत ने बताया है कि वो जो है वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। हमें रियासत जी बिल्कुल देखा भी है, टीवी पे चला भी है, पूरे करोड़ों लोग जो इस बात के गवाह भी हैं। सही। अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत दी जाती है और दी जानी चाहिए, ये तो हमारा काम नहीं है, दी जाती ना जाने दोनों का, तो फिर आप अल्ताफ हुसैन को किस बुनियाद पे बाहर कर सकते हैं भाई। अल्ताफ हुसैन ने तो खाली एक तकरीर की थी ना, ये उन पे इल्जाम था, तकरीर की थी, रियासत पर उन्होंने इल्जाम लगाए थे या रियासत के खिलाफ गुफ्तगू की थी। इमरान खान ने तो बाकायदा रियासत पे हमलावर किए हैं, हमलावर हुए हैं, तो इमरान खान का जुर्म तो बराबर अल्ताफ हुसैन से बहुत बड़ा है। सही। अगर फिर इमरान खान के लिए इजाजत दी जाती है और अल्ताफ हुसैन को बाहर रखा जाता है तो फिर तो रियासत का एक दोहरा म्यार होगा। इस बात पे तो किसी को कोई कलाम नहीं है ना कि दोनों को पाकिस्तान से साथ गद्दारी से मुर्तकिब किया जाता है, लेकिन जब जुर्म को तराजू में तोलें तो इमरान खान का तो तराजू का पल्ला भारी है। अल्ताफ हुसैन के पर तो सिर्फ तकरीर का इल्जाम है ना, तो आप अल्ताफ हुसैन को बाहर कर देंगे और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देंगे, तो ये दोहरी बुनियाद पे तो मैं तो नहीं समझता कि रियासत इतना ऐसा कर सकती है, इतना दोहरा म्यार जो है वो कायम कर सकती है। अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई और फिर किसी और को बाहर रखा गया तो फिर ये अच्छी अलामत नहीं होगा, फिर ये तो कोई मुनसिफाना बात नहीं होगी कि फिर तो जो ये बात है जो उनको 9 मई से पहले जिस हुकूमत में लाडले का स्टेटस हासिल था, तो फिर तो हम ये कहेंगे ना वो स्टेटस आज भी किसी न किसी शक्ल में हासिल है। तो फिर आप बाकी चीजों को इतने जो हमें इतनी बातें बताई गई और इतनी चीजें हमें बावर करवाई गई और इतनी चीजों की हमें तलकीन की गई, तो वो क्यों की गई थी। सही है। तो ये तो फिर इसकी जवाब तो रियासत को फिर देना भी पड़ेगा। ठीक, सही है। जी ठीक है इलियास साहब। देखिए मियां नवाज नहीं मैं आमिर भाई गलत बात कही है तो आप बताएं, अगर मैंने गलत जोड़ा है तो आप बताएं। भाई आप गलत बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक है? चले इलियास साहब, देखिए जी मियां नवाज शरीफ साहब के जब आने का वक्त होगा तो चले जाने दें, जिस तरह उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी। भाई तो बात यह है कि ये हमारी मर्जी कैसे, आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। अभी देखिए इस वक्त तो इलेक्शन मैं तो पूछूं आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं मैंने गलत बात कर दी।
मुझे तो सही बात कहने दें भाई, एक शख्स को बैन कर दिया तो बैन है ना, आप उस पे बहस रियाज साहब कह रहे हैं कि मुझे तो सही बात करने दें आप गलत करें या सही। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब का जब मैंने तो नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो दुआ साहिबा ने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं भी तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, जिसने सवाल बनाया है वो फंसवाएगा। ठीक है फैसल साहब, आपका अपना पॉइंट है, आमिर साहब का अपना पॉइंट। सवाल की जिम्मेदारी मेरी है, आप इस बात को छोड़ दें। इलियास साहब देखिए, जब वक्त आप भी फंस जाएंगी, छोड़ दें। इलियास साहब, जब आने का वक्त होगा उनका, जब टाइम देखेंगे, इस वक्त अगर 15 महीने में नहीं ला सके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तो ये बाद में किस तरह लाएंगे? क्योंकि बाद में इलेक्शन में अगर रिजल्ट सही ना आए, क्योंकि हालात तो इधर देख लें, मुख्तलिफ पार्टियाँ हर कोई पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर लेके घूम रही है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, तो इनके लिए कैसे फिजिबल होगा कि उधर हालात अगर बाद में ना हुए तो इसलिए मुश्किल होगी। लेकिन ये जब देखेंगे कि जब केस में तमाम साजगार हालत होंगे तब लेके आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब को। और बिल्कुल वही बात बिल्कुल ठीक है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, मुस्लिम लीग नून में 2-3 प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं इस वक्त कि वो अपना चाह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर आ जाए। मियां नवाज शरीफ साहब की तो बात बाद में आती है। तो ये जो सूरत हाल है, ये पहले सारी जब क्लियर होगी, जब फैसला होगा। अब देखें, दुबई में मुलाकात हुई है, उसमें भी कोई डिसाइड नहीं हो सका अभी तक कि प्रेसिडेंट आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अभी तक मामलात वही चल रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अपना प्राइम मिनिस्टर लेके रख के बैठे हुए लाइन में। तो ये जो तमाम सूरत हाल है, तो उधर से 2-3 पार्टियां, उधर से पीटीआई भी अपना प्राइम मिनिस्टर लेके बैठेंगे, अगर चाहे इलेक्शन में उनको इजाज़त मिलती है या नहीं। तो इसलिए इस इलेक्शन में ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर पर होगा फोकस कि उनका किसका प्राइम मिनिस्टर आता है। और इसके लिए बेसिकली हर जमात अपनी लेके बैठा हुई है, पंजाब में अलहदा, केपी में अलहदा, देखें। और इस तरह हर जो भी है, तो जो भी आइंदा जो बनेगी, इसका फैसला तो डिसाइड बाद में होगा। तो इसको बेसिकली मियां नवाज शरीफ यही देख रहे हैं कि हालात को भांप रहे हैं कि कौन सा साजगार होगा। वो जेल में नहीं जाना चाहते, वो सही बात है कि वो सीधा आना चाहते हैं और आके इलेक्शन में जिस तरह दूसरे लोग आए, तो उसके लिए जब उनको यकीन दहानी कराई जाएगी तो तब आएंगे। बाकी जो सूरत हाल है, सितंबर में आएंगे। बाकी जो सूरत हाल है कि पीटीआई की हालात जो भी हैं उनके लिए और मुश्किल होते जा रहे हैं, दिन ब दिन और ख़तरनाक ही होते जा रहे हैं। तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर अब देखेंगे कौन उनका होता है अगला जो प्राइम मिनिस्टर। अगर वो नाहिल हो जाते हैं तो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर, तो अब उनके 2-3 बंदे और भी हैं, वो भी दौड़ लगा रहे हैं ताकि वो भी देखें कि आगे आ सकें कि किस तरह होता है सारे। पहले तो वो दूसरे देख लें कि केसेस भुगत लें। सही है। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सिर्फ एक पॉइंट था, बल्कि आमिर सिंह राणा शायद क्लैरिफाई करेंगे। ये जो अभी आइन में है 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, क्या ये अभी एनी नंबर ऑफ टाइम प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं या फिर आइन में तब्दीली की जाएगी, उसके लिए इंटरिम कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बनेगा, हुकूमत को मैंडेट मिलता है? जैसे आई एम नॉट श्योर, अगर आपको ब्रिगेडियर साहब, वो वज़ीर-ए-आज़म बने बगैर भी वज़ीर-ए-आज़म ही होते हैं। लेकिन ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन का जवाब ये है कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ पाबंदी लगाई थी और फिर जमाली साहब की वजह से उसे खत्म कर दिया था, और कोई पाबंदी नहीं है कि कौन कितनी दफा वजीर आजम या वजीर आला बन जाए। ठीक, मतलब जितनी दफा मर्जी बनना बन सकते हैं। बिल्कुल जी। देखते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब आइंदा इंतखाबी मैदान में नज़र आते हैं या चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमें आइंदा इंतखाबी मैदान में नज़र आते हैं। लेकिन बात वही है कि ये मैदान, जिस तरह से अयाज साहब ने भी कहा, सजता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और उसके बाद फिर हम ये बात करें, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, अवाम पर महंगाई का बोझ। जाती हुकूमत ने अरकान असम्बली पर तरक्याती स्कीम्स की मद में 61 अरब रुपए के फंड्स निछावर किए हैं। क्या महंगाई के मारे अवाम आइंदा इलेक्शन में इत्तेहादी जमातों को वोट देंगे या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक तरफ अवाम महंगाई से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाती हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर रिपोर्टर हैं, द रिव्यू के एंकर पर्सन शहबाज राना की खबर है, जिसके मुताबिक अरकान पार्लियामान के हलकों में तरक्याती स्कीम्स के लिए 61 अरब रुपए से ज़्यादा फंड्स फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद हुकूमती मुद्दत ख़त्म होने से पहले सियासी अहमियत के मनसूबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम इस्तेमाल करना है। खबर के मुताबिक रवां माली साल के बजट में मुख्तस 90 अरब रुपए में से 41 अरब रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि मजीद 20.3 अरब रुपए गुज़श्ता माली साल के बच जाने वाले फंड से दिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से IMF के नाम पर आवाम पर मुसलसल टैक्सेस की भरमार है। बदतरीन महंगाई के बायस खाने पीने की चीज़ें आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं।
200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। बिजली रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी हो रही है। गैस की कीमतों में 50% इजाफा हो रहा है। आटे और चीनी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जबकि फल और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इसी से मुतल्लिक अहवाल आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूँकि इलेक्शन का जो साल है और बढ़ती महंगाई, आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, आप क्या समझते हैं हुकूमत के गैर मकबूल फैसलों पर आइंदा इलेक्शन में आवाम इत्तेहादी जमातों को वोट देंगे? पहला सवाल वो है हिस्सा उसका कि 61 अरब में से यानी 20 तो पिछले उसमें से और 41 अरब, क्या ये MNAs की जेब में जाएंगे? ये हल्के में लगेंगे? और क्या जो लोग जीत के आते हैं उनका ये राइट नहीं होता? जब साबिक वजीर आज़म इमरान खान थे तो वो अपने तमाम अराकीन असम्बली को फंड्स दे रहे थे, अपोजिशन फारिग बैठी थी। अब ये गवर्नमेंट में आए हैं तो क्या ये आपकी और हमारी तनकीद सुनते हुए हक नहीं है उन हलकों का जहां से ये उस वक्त अपोजिशन के और आज इक़्तिदार के हलके हैं उनको पैसे न दिया जाए? क्या उन हलकों के अवाम का कोई राइट नहीं है कि उनके पास तरक्याती फंड्स जो 4 साल में नहीं पहुंचे अगर अब मिल जाएंगे तो कुछ काम ही होगा ना? और सियासी हुकूमतें आती किस लिए हैं? क्या आपको और हमारे सवालों का सिर्फ जवाब देने के लिए? उन्हें अपने हलके में जवाब देना है उन सवालों का जो आपने पहले हिस्से में किया और दूसरे हिस्से में किया महंगाई का। उसका जवाब इमरान को ये सारे का सारा वोटर देगा कि वो किसके साथ जाएगा। वो इमरान के साथ जाएगा, वो नून के साथ जाएगा, वो इत्तेहादियों के साथ जाएगा। यही बात होती है कि इलेक्शन होने चाहिए और लोग अपनी राय का इजहार करें। लेकिन हमारी और आपका ना ये बड़ा अजीब सा काम होता है, हम सब हमारा सबका काम है वो जी PSE में इतने का फ्रॉड हो गया। बुनियादी तौर पे फ्रॉड बहुत कम होता है, वो पैसों के मुख्तस करने का होता है जो टाइम पे नहीं हुए होते और उस पर ऑडिट पैराज आ जाते हैं। हमारी फुलझड़ियां चलती हैं, बात होती है। अब ये एक पूरा मैकेनिज्म है, या तो वो 4 साल खान साहब के उठा लें कि उन्होंने कितने तरक्याती फंड दिए थे और इनको कितने मिले थे उनमें से, फिर ये कंपैरिजन बहुत अच्छा होता है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। वो आप देखें ना, जब सहूलतकारी हो रही थी साकिब निसार साहब की मौजूदगी में, आखिरी महीनों में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पूरी मीडिया इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया कि जाती हुई हुकूमतें इश्तिहार देती है, उन्होंने इश्तिहार बंद कराए। सहूलतकारी थी इमरान खान की, आते ही फवाद चौधरी ने इश्तिहार बंद कर दिए। तो अब ये जवाब सवाल होंगे, लोग वोट देंगे, पता चल जाएगा। जी अयाज साहब, दुआ इन चीज़ों पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चूँकि बुनियादी तौर पे आप लोगों की खिदमत के लिए ये इंतखाब लड़के आते हैं, करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन पे खर्च करते हैं, करते नहीं। चेयरमैन सेनेट की खदमात आपके सामने है, उनको वो जो उन्होंने सब चेयरमैन के लिए वो कर लिया है, वो असल में ये चूँकि हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं तो ये पॉलिसीज इसी तरह की बनती हैं इस मुल्क में। ये आज पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है। वो आमिर बता रहे थे, इमरान खान साहब भी यही कर रहे थे। हालांकि वो सबसे ज़्यादा तनकीद इस पे किया करते थे कि ये रिश्वत है बहुत बड़ी जो अरकान असम्बली को दी जाती है। लेकिन जब आप आ जाते हैं तो फिर ये रिश्वत देना पड़ती है। उसकी वजह ये है कि ये रिश्वत आप नहीं देंगे, सिस्टम इन प्लेस हो तो ऑटोमेटिकली चीजें हो रही होती हैं। इदारे मौजूद हैं इस मुल्क में जिनका काम है सड़कें बनाना, सेवरेज देना, बाकी काम करना, लेकिन इनको देना चूंकि इसलिए जरूरी है कि ये करोड़ों रुपए बेचारे खर्च करके आते हैं आपके लिए। आपके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों पे इनका वो डीजल और पेट्रोल लग रहा होता है। मतलब वो हमारे जैसे आम लोगों के मिन्नतें करनी होती हैं जाके एंड पे कि खुदा के लिए वोट दे दो। 5 साल या 4 साल जब भी जितने देर रहते हैं उतनी देर इनको परवाह नहीं होती। उसके बाद आपको पता चलता है वो टूथपेस्ट के इश्तहार बन के ये फिर रहे होते हैं कि वो दांत निकाल के कि वो बस आप हमें वोट दे दें। तो इसलिए इस तरह की तनकीद ना किया करें, आपकी मेहरबानी है। सही है, ये वो बेचारों का दिल दुख जाता है। तनकीद तो बनती है, पहले वादे करते हैं दूध शहद की नहरें बहा देंगे, बाद में शक्ल नहीं दिखाते अपने। करोड़ों रुपए खर्च जो किए उन्होंने पूरे नहीं करने यार, कमाल कर रही है। ब्रिगेडियर साहब देखें, दुआ बात यह है कि आप जब असेंबली डिसॉल्व हो रही है, व्हाट इज द पर्पस? आप इस वक्त क्यों दे रहे हैं? आपने पिछले 14-15 महीने तो उस वक्त पहले देते। आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले असेंबली डिसॉल्व हो रही हैं, दैट इज एन ऑफिशियल ब्राइब कि आप पैसा लें, अपना खर्च पे निकालें, इलेक्शन की तैयारी करें। जो हमारे आपके हल्के में जितने इलेक्शन होंगे, जलसे होंगे, उनको भी आप अच्छे तरीके से पब्लिसिटी के साथ करेंगे। ये दिस इज व्हाट आई से कि हमें अवाम की कोई परवाह नहीं है। ये 61 बिलियन रुपीस के आप क्यों रिलीफ देते हैं अवाम को? आप 61 बिलियन अवाम को रिलीफ क्यों नहीं देते हैं? आपने जो उनकी हर बात मान ली तो आप कहेंगे ठीक है जी, हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, हम ये पैसा निकाल के देंगे और बाकी हम टैक्स लगा देंगे। आपने अपनी उस टेरिटरी में कुछ नहीं किया कि हमने खर्च कम करने हैं, वो भी नहीं किया। आपके अदारे हैं, स्टेट कॉरपोरेशन है, फिर वो भी हमने कुछ नहीं किया। ये पैसा अभी जब जाएगा उसके बाद हुकूमत चली जाती है, नए डीसी अगर आ जाते हैं, पैसा तो एक्चुअली डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है, वहाँ से उनकी स्कीमें होती हैं।
उस वक्त वो क्या हालात होते हैं, क्या होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं करते, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक इसमें हमारी पॉलिटिशियन को हर पार्टी क्या है, ये एक वतीरा हमारा बना हुआ, इसको चेंज होना चाहिए। जी फैसल साहब। अच्छा, ये डिप्टी कमिश्नर के थ्रू खर्च नहीं होता है एमएनए फंड में, ब्रिगेडियर साहब से थोड़ी सी वजाहत करूँ, ये पीडब्ल्यूडी के तहत खर्च होता है। और अब मैं दूसरी बात, ये इस तरह ये मुख्तलिफ मनसूबे मुख्तलिफ इदारों के तहत होते हैं। हाईवेज के फंड्स हाईवे करती है, पीडब्ल्यूडी का उसके होता है, सूबे के जो इदारे हैं वो उनके एमएनएस के जो फंड है, डीसी वगैरह के जरिए। एमएनएस के फंड जो है, एमएनएस के फंड नहीं होते आमिर भाई। बहरहाल चले ठीक है, बात ये है कि इस तरह आप के चेक फंड कर जो लें, होते हैं ना, हम आपको कह रहे हैं। नहीं सही कह रहे हैं आमिर साहब आप। जी चले, आप जीत गए। इस तरह के जो फंड होते हैं ना, इनका सिर्फ और सिर्फ बुनियादी मकसद जो होता है ना, वो इलेक्शन फंडिंग है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, सिर्फ इलेक्शन फंडिंग है। अब ये कहना कि इनका हक है, बिल्कुल भी इनका हक नहीं है। यही तो हमारा एतराज है। दुनिया में आप कोई एक मिसाल लाके बता दें जहाँ कौमी असम्बली का मेंबर या किसी बाला इदारे का मेंबर का काम जो है वो सड़क बनाना हो। ये मिसाल सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिलेगी। ये कोई मजाक है? आपका काम है कौमी असम्बली के मेंबर का गटर की लाइन डालना, सड़क बनाना, झाड़ू के इंतजाम करना। ये सिर्फ और सिर्फ ये नवाजने का तरीका, जो इंतखाबात में अखराजात है, और इसके अलावा कुछ भी इसके अलावा जो है ना, इसका जो है ना फायदा नहीं है। ये इस मुल्क के निजाम की सबसे बड़ी बुराई। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट के काम भी ये मुल्क को जो तबाह बर्बाद कर रहा है, ये काम अगर इस मुल्क में कोई मजबूत बल्दियाती निजाम होता है, भाई आपका काम कानून साजी है। आपसे इन पे कोई इनसे बात पूछ करता है कि आपने कितने अवाम की फलाह के लिए जो 5 साल में कानून बनाए। आप एतराज भी इस बात पे करें कि कौमी असम्बली इमरान खान के अरकान को ज्यादा मिले, हमें कम मिले। इमरान खान ने जो किया वो भी गलत किया, आप जो कर रहे हो वो भी ज्यादा कर रहे हो। सही है, बिल्कुल बात तो दुरुस्त है, जाहिर है। लेकिन वही बात है ना, इदारे मौजूद है, सिस्टम नहीं बना सकते। और जो लोकल गवर्नमेंट के करने के काम है वो भी फिर अगर ये वो लोकल गवर्नमेंट को सौंप देंगे तो फिर ये एमएनए एमपीज जो फंड लेते हैं उस नाम जो काम का क्या बनेगा? काउंसिल के नाज़िम का काउंसिलर के करने का काम है, वो कौमी असम्बली का मेंबर कर रहा है। देखिए जी, ये बिल्कुल है जी, इसी तरह सिस्टम जो चला आ रहा है, बिल्कुल इसको सियासी रिश्वत भी कहा जाता है। इसमें माजी में हॉर्स ट्रेडिंग भी होती थी, जिस पार्टी को लेना होता था, जिस मेंबर को लेना होता था, उसको पैसे दे दिए जाते। अब ये सिस्टम ये है कि इलेक्शन से ये पहले दे देने चाहिए थे, 1 साल पहले अगर दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। आवाम अगर वो फ़ंड इस्तेमाल करती, लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये स्कीमें यूज़ होती हैं। लेकिन इस टाइम जो इलेक्शन के करीब होना, ये बिल्कुल आ जाता है कि वो अपनी कंपेन चलाते हैं। जो मेंबरान होंगे इनके, जिनको फंड्स मिलेंगे, वो अपनी कंपेन चलाएंगे, लोगों के काम करेंगे। तो बजाय अगर काम करना है तो वो अपने फंड से करें, ये आवाम के पैसों से क्यों कर रहे हैं? अगर पैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी वो लगते हैं बिल्कुल इनके स्कीमों के, यानी कि इनको होता है कि इनको नवाजने के लिए किया जाता है। बीच में इनको भी फ़ायदा होता है, ठेकेदारों का भी फ़ायदा होता है। आवाम के हिस्से में वही टूटी फूटी सड़कें और इस तरह ही नाकस मटीरियल और नाकस बिल्डिंगें, वो जो देखने में आती हैं सरकारी बिल्डिंगें, वही आती हैं। तो इसके लिए यही है, इससे पहले बनाते हैं कि वो फिर 6 महीने बाद फंड लेने वाली नौबत आ जाती है। अब देखें, बारिशें हुई हैं तो सड़कें लाहौर की टूटी फूटी और कागजों बिल्कुल इसे वो और कई दफा आया सर, मेरे रास्ते में एक सड़क आती है, वो बार बार उस सड़क पे काम हो रहा था। मैं सोचती हूँ जो जहाँ काम होना होता है वहाँ नहीं होता। ये एक सही सड़क को तोड़ के दोबारा दफा मैं देख रहा हूँ लाहौर में, मैं देख रहा हूँ कि मेन रोड्स पे खड्डे पड़े हुए हैं। वो तो अब देखें पैचेस इतने लगे होते हैं, रात का टाइम पता नहीं चलता, गटर के ढकने भी चोरी हो जाते हैं। सही है। तो हालांकि वो कह रहे थे कि सैटेलाइट से करा लेना, जिनकी मोहब्बत में सारे गिरफ्तार हैं। उनको फंड मिलेंगे तो करेंगे ना, उनको कोई अहमियत नहीं देता ना। ने अपने पूरे 4 साल में एक दिन बल्दियाती इदारा नहीं चलने दिया। नहीं चलने आप बता दें मुझे, पंजाब में क्या किया, जो थे वो बंद कर दिए। ये जो मोहब्बतें और उल्फतें हैं वो बताएं ना कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो भी नहीं इंप्लीमेंट किया। कहाँ गई बल्दियाती इदारों के खड्डे भरवाने में? ना फिर उनके सब ठीक हो जाएगा। आमिर साहब, वो नजर नहीं आता किसी को, वो जो के सुप्रीम कोर्ट भाई उस वक्त बोलना चाहिए था ना इलियास साहब के लाहौर में बल्दियाती इदारों के पैसे कहाँ गए, जब वो बदबू और ताफुन लाहौर का आप लोग देखते थे। सही है, वो पिछला कंपैरिजन और आज के कंपैरिजन से कर ले। चले बिल्कुल ठीक है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, नून लीग की आइंदा इलेक्शन के लिए एंटी पीटीआई बयानिया बनाने की कोशिश। प्राइम मिनिस्टर ने मौशी तबाही का सारा मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया है। सवाल ये होगा, क्या मौशी बहरान के जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, चंद दिन बाद इंतखाबी मैदान सजने वाला है। PMLN ने आइंदा इलेक्शन के लिए एंटी पीटीआई बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। वो मुआशी तबाही का सारा मलबा PTI पर डाल रहे हैं
और ये दावा कर रहे हैं कि गुज़श्ता 4 में सी पैक मंसूबे को रोका गया, जिस पर चीन से ताल्लुकात तातुल का शिकार हुए। प्राइम मिनिस्टर के दावे पर पीटीआई का रद्दअमल भी सामने आया और कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने 6% की शरह से तरक्की करती मईशत को तबाह कर दिया है और वो अपनी नाकाम कारकर्दगी का मलबा तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से मुतालिक सवाल ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब पीटीआई ने बर्बाद किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सी पैक्स से जो चीन से ताल्लुकात ख़राब होने का ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो आप क्या समझते हैं, क्या मुआशी तबाही के ज़िम्मेदार जो प्राइम मिनिस्टर ठहरा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, वो दुरुस्त है? देखें दुआ, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हर पार्टी को, पीटीआई को अपने 4 साल का हिसाब देना होगा आवाम को, इनको अपना 1.25 साल का हिसाब देना होगा, अपनी परफॉर्मेंस बतानी होगी, अपना नया स्लोगन देना होगा, नया मैनिफेस्टो देना होगा, आवाम को कन्विंस करना होगा। आई थिंक ये जो ब्लेमिंग है ना, ये हमें ख़त्म करनी चाहिए। मूव फॉरवर्ड, अपना बयानिया बनाएं, अपना बताएं कारकर्दगी क्या है। आवाम अब बहुत अवेयर हो गए हैं, अवेयरनेस है उनमें, वो खुद फैसला करें दें कौन सी पार्टी बेहतर है और किसको वोट देंगे। सही जी, अयाज साहब। मेरे ख्याल में छोटे कायद को चाहिए था वो जो मुआशी तबाही हो रही थी होने देते, तो 1.25 साल ही और क्यों इन्होंने मतलब वो रोक दिया उस तबाही को, बिला वजह अपने गले में डाल लिया। अभी आराम से जीते होते, आराम से जीते। हाँ, बस कोई इशू ही नहीं था। लेकिन वो जब कहते हैं जी 6% पे ग्रोथ थी तो थी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमारी, अब वो कहते हैं कि हमारी कोविड में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, तो उनकी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है उस वक्त महंगाई हमें नज़र ज़्यादा आती थी, अब महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें नज़र कम आती है। ये असल में हमें भी अपनी नज़र टेस्ट करानी चाहिए जाके किसी अच्छे ऑप्टिशियन से, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहरहाल आपने 15 महीने गुजार लिए, बड़ा मुल्क बचा लिया आपने। अब आप इलेक्शन में जाएंगे, अगर इलेक्शन वाकई जो सब दावे करते हैं फ्री एंड फेयर होते हैं, अगर वो होने हैं तो फिर आपको लग पता जाएगा, नहीं तो फिर आप दोबारा भी आ सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है। जी आमिर साहब। देखें, फ्री एंड फेयर 18 में भी हुए थे इलेक्शन, पूरे बयानिए के साथ 14, 16, 17, 18 जो सब कुछ किया था। और एक साहब है, उनका नाम है नासिर खोसा, वो कल आ रहे हैं इस्लामाबाद, जिन्होंने पंजाब की वजारत आला के नाम पे नून लीग की तरफ से माजरत कर ली थी। वो भी बड़ी अहमियत इख्तियार करने जा रहे हैं। ये आसिफ सईद खोसा साहब के ही भाई हैं, तारिक खोसा के भाई हैं, और जो वो नाम चल रहे हैं उनके अंदर फहरिस्त में से एक ये आ रहे हैं। अच्छा, जो आपने कहा ना कि सिर्फ पीटीआई जिम्मेदार है, नहीं, वो सारे लोग जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट जिसने माना कि हमने सियासत की अपने इदारे के जरिए तबाही की इस मुल्क की, वो सबसे पहले वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने सहूलतकारी का उस वक्त मिलके अदलिया में, फौज में और इमरान खान से मिलके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद कहानियां बनाते रहे, एक चलती हुई मईशत, खड़ी हुई मईशत का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद आप एक ऑपरेशन करते हैं कि जी नहीं, मैं तो नए सिरे से मसाले लगाऊंगा, लगा लें। फिर आपको पता चला कि नहीं, हमारा लाडला भी बेकार था।